गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक प्लस 2.0 पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिभुज अर्थात ट्राइंगल और उसके इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यू हैं उस सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। आशा करते हैं कि जो ये लेसन है आप ट्राइंगल, इससे 1 या 2 नंबर आपके बोर्ड परीक्षा में अवश्य मिलेगा। तो आप लोग हमारे साथ बने रहें। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला ही क्वेश्चन है आज का कि त्रिभुज एबीसी में पी और क्यू बिंदु भुजा ए बी और ए सी पर क्रमशः इस प्रकार हैं कि जो पी क्यू है वो बी सी के समांतर है। पी क्यू समांतर बी सी यदि ए पी बराबर 3, पी बी बराबर 2 और ए क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर है और क्यू एक्स की वैल्यू जो है एक्स है, तो हमें एक्स की वैल्यू निकालना। ध्यान दीजिएगा, ए बी और ए सी का जो मध्य बिंदु है वो पी और क्यू है। ए बी और ए सी का मध्य बिंदु पी और क्यू है। तो एक ट्राइंगल ये है, मान लिया जाए ये भुजा आपकी ए है, ये आपकी बी है और ये आपकी सी है। इसका जो मध्य बिंदु है ये आप जो मध्य बिंदु है ये पी और क्यू है। ठीक, ये इसका मध्य बिंदु है और ये इस प्रकार है कि जो पी क्यू बनेगा, पी क्यू जो भुजा होगी ये समांतर हो जाएगी किसके? बी सी के। पी क्यू समांतर क्या हो जाएगा? बी सी के। ये भुजा में यही दिया है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग इसमें दे क्या रखा है? एपी की जो वैल्यू है 3 है। एपी की जो वैल्यू है वो 3 सेंटीमीटर है। ठीक, पीबी की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है और ए क्यू की जो वैल्यू है वो 6 सेंटीमीटर है और ये वैल्यू है आपकी x सेंटीमीटर मानकर। ठीक, अब देखो यहाँ पर त्रिभुज दे रखा है, समांतर है, तो हम इसके समानुपातिक प्रमेय के नियम से लगाएंगे। किसके? समानुपातिक जो प्रमेय होता है आपका कि इस भुजा का जो अनुपात होगा इस भुजा के अनुपात के क्या होगा? बराबर होगा। अर्थात जो भी इस दो भुजा में संबंध आएगा वही इसमें भी आएगा। अर्थात यहां से देखा जाए तो एपी अपान पीबी ये जो वैल्यू हो जाएगी ये बराबर किसके हो जाएगी? ए क्यू अपान क्यू सी। ठीक, ध्यान दीजिएगा, सारी वैल्यू हमें पता है। इस वैल्यू को हम पुट कर लेंगे। एपी की जो वैल्यू है वो 3 है और पीबी की वैल्यू 2 है। ये आपके पास 6 है और ये वैल्यू हमें x है। अब देखो 3/2 बराबर 6/x, हमें x की वैल्यू ही तो निकाल लेना है, तो x की वैल्यू निकाल लेना है। ध्यान दीजिएगा, अब क्या करें, इसका हम लोग एक अल्टरनेटिव गुणा कर लें। अल्टरनेटिव जब गुणा कर लेंगे तो ये 3 × x हो जाएगा और यहाँ 6 × 2 हो जाएगा। देखो 3 1 जा 3 और यहाँ से इसको काट दिया जाए तो 3 2 जा 6, तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो 2 और 2 का जो मल्टीप्लाई होगा वो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि समझ में भी आ गया होगा। तो 4 आपका जो विकल्प है वो बी, अर्थात विकल्प नंबर 2 जो इसमें है बी, वो सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे हम लोग कि 2 समरूप त्रिभुज क्या है? 2 समरूप त्रिभुज दे रखा है के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो 9:4 है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखो जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनका जो क्षेत्रफल होता है उनकी संगत भुजा का वर्ग ही होता है। उनकी संगत भुजा का क्या होता है? वर्ग होता है। तो ध्यान दीजिएगा, उनकी संगत भुजा का वर्ग होता है क्षेत्रफल और इन त्रिभुज के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो 9:4 है। तो इनकी संगत भुजा निकालना है। तो संगत भुजा जब हम इनकी निकालेंगे, त्रिभुज इनकी संगत भुजा, तो जो भी वैल्यू दी रखी है इसका सिंपल केवल हम स्क्वायर रूट वैल्यू निकाल लेंगे, बाकी कुछ नहीं। अब स्क्वायर रूट वैल्यू जब निकालेंगे तो 9 का स्क्वायर रूट 3 और 4 का 2 हो जाएगा, अर्थात इसके अकॉर्डिंग 3:2 ये आंसर हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर बी में ही है। ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, विकल्प नंबर बी में ही है, अर्थात विकल्प नंबर बी सही है। अब आ जाएंगे हम लोग 3 नंबर पे, और 3 नंबर पे हम लोग देखेंगे कि क्या दे रखा है। दे रखा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में यदि पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, तो त्रिभुज का कौन सा कोण समकोण होगा?
अब ध्यान दीजिएगा कि त्रिभुज अभी कैसे समझे हम लोग, क्या कैसे जाने कि कौन सी भुजा है। तो देखो एक क्या मतलब सूत्र होता है, सूत्र या कह सकते हो या एक परिभाषा ही आप लोग सीखे होंगे। क्या सीखे होंगे कि जो कर्ण पर बना वर्ग होता है वो शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। अर्थात यहाँ जो ये पी क्यू स्क्वायर दे रखा है, इससे पता हो गया कि ये कर्ण पर बना है मान लिया जाए, तो शेष दोनों भुजा पर बने वर्ग के बराबर है। अर्थात इससे ये पता लगा कि ये समकोण तो है ही है। समकोण कहा भी गया है क्वेश्चन में, बस ये पूछा गया कि समकोण कौन सा होगा। तो देखो ये पी क्यू दे रखा है, तो अर्थात ये मान लो कि ये पी है आपका और ये क्यू है, तभी ये पी क्यू स्क्वायर होगा। कर्ण क्या होता है, ठीक जो 90 बनता है उसके सामने वाली भुजा को ही हम लोग कर्ण कहते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर अर्थात देखो यही होता है कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार, आधार का स्क्वायर। लंब अर्थात देखो ये आपका आधार हो जाएगा, ये आपका आधार और ये आपका लंब हो जाएगा, और ये तो पता ही है क्या है, ये आपका कर्ण है। अब देखो यहाँ ये पी क्यू अब त्रिभुज है, तो बचा क्या है, ये बचा आर है। इसी अकॉर्डिंग हम तब चलेंगे तभी ये मिलेगा हमें कि पी क्यू का जो स्क्वायर होगा वो पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, यही तो बनेगा क्यू आर या आर क्यू। ठीक है, तो कंफ्यूज ना होना। तो इसके अकॉर्डिंग देखो 90 कहाँ बनेगा, यही पूछा गया है कि कौन सा कोण समकोण होगा। तो कोण हमारा इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो दिया हुआ है आर होगा। क्या होगा, कोण आर ही समकोण होगा। आगे देखेंगे 4 नंबर क्या दे रखा है, दे रखा है कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ के समरूप है। त्रिभुज एबीसी त्रिभुज डीईएफ के समरूप है और एवं क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल है वो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर और डीईएफ का जो क्षेत्रफल है वो 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो दोनों त्रिभुज की संगत हो जाए। तो देखो ये तो पीछे वाला ही क्वेश्चन है, पीछे वाले क्वेश्चन यानी कि 9/4 जो दे रखा था वही तो है ना। तो यहाँ त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दे रखा है, तो इनकी संगत भुजा हम लोग निकालेंगे। तो क्या निकाल, देखो संगत भुजा हम लोग निकालेंगे। संगत भुजा, अगर संगत भुजा निकालें तो ये क्या होता है, त्रिभुज जो भी है अभी यहाँ दे रखे हैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज यहाँ डीईएफ का क्षेत्रफल कर दे, बस यही हो जाएगा। अब त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल है आपका वो आपका दे रखा है 36 और ये दे रखा है 49। तो 36 का स्क्वायर रूट वैल्यू 6 और 49 का कितना हो जाएगा 7। अर्थात इसके अकॉर्डिंग आपका जो बन जाएगा अनुपात वो 6:7 बन जाएगा। 6:7 हमें विकल्प नंबर बी में मिल रहा है, विकल्प नंबर बी में मिल रहा है। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग, आगे चलेंगे सवाल नंबर 5 पे आएंगे कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:64 है तो उनके संगत हो जाए। तो सेम क्वेश्चन कई बार रिपीट हो रहे हैं। सिंपल यहाँ इनकी स्क्वायर रूट वैल्यू निकाल दिया जाए। 5 इसका 25 का कितना 5 और यह 64 का क्या हो जाएगा 8, तो 5:8। बार बार वही सवाल आ रहा है, ज्यादा समय नहीं लेंगे हम लोग। आगे दे रखा है कि त्रिभुज एबीसी में AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर। तो कोण C अर्थात देखो AB दे रखा है तो ये A मान लो, इसको B मान लो, तो ये तो आप ऑटोमेटिक पता हो गया C, यानी कि AB ही आपका कर्ण है। ये क्या है आपका, ये कर्ण है। यहाँ 90 बनाए हैं तो कर्ण के सामने की जहाँ समकोण बनता है उसके समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। ये लंब हो गया और ये आपका आधार हो गया। ठीक, अब यहाँ ही तो कोण C की जो वैल्यू हो जाएगी वो 90 ही तो हो जाएगी, या निकालने की जरूरत नहीं है हमें, केवल ये देखना है कि कोण C कितना हो जाएगा। तो जहां पर ये समकोण ही बन रहा है तो कोण C क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा आपका। आगे देखेंगे हम लोग 7 नंबर, दी गई आकृति में यदि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो कोण ACB की माप ज्ञात कीजिए। अब कोण ACB, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा D, AC यानी कि ACBD इस तरह से बनेगा ये। अब हमें क्या देखना है कि दी गई आकृति में यदि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो कोण ACB की माप ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा कि जो समांतर चतुर्भुज होते हैं इनके आमने सामने के जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इनके सामने के सम्मुख कोण जो होते हैं बराबर होते हैं, और जो पड़ोसी होते हैं अर्थात समझ लीजिएगा पड़ोसी होते हैं उनको उनके साथ अगर मिलाया जाता है तो उनका योग 180 हो जाएगा। अर्थात यहाँ देखा जाए तो C का पड़ोसी एक A बनेगा और क्या बनेगा B बनेगा।
तो सी और बी जोड़ दिया जाए, सी और बी, तो इसकी भी वैल्यू 180 होगी, और सी और ए जोड़ दिया जाए तो इसकी भी वैल्यू 180 होगी। ध्यान दीजिएगा। इसी तरह ए का पड़ोसी डी है और ए का पड़ोसी सी है, ए प्लस डी जोड़ा जाएगा तो भी 80 और ए प्लस सी जोड़ा जाएगा तो भी 180। ठीक इसी तरह इसका डी प्लस बी, समझ गए ना बात को। तो अर्थात जो इनके पास के कोण होते हैं उनका योग तो 180 होता है, और इनके आमने सामने की जो भुजा होती है वो, सॉरी, आमने सामने के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक, तो यहाँ हमें कोण ACB की वैल्यू निकाल लेना है। तो इसको हम ऑप्शन से देखेंगे। अगर कुछ समय के लिए अगर इसको 70 रख दिया जाए, मान लिया जाए ये 70 है, इसी को मान लिया जाए कि ये 70 है, ध्यान दीजिएगा। तो इनके अभी हमने कहा इनके पड़ोस के जो कोण होते हैं वो 180 होते हैं, तो ये 70 है तो ये कितना बनना चाहिए, 110। अब जैसे ये 70 बना तो ये भी 70 बनना चाहिए, और ये भी कितना बनना चाहिए, 110। ठीक, अब 110 और 110 जोड़ दिया जाए तो 220 और 70 दूना 40, 140, तो 220 एक, ठीक है, तो ये कितना बनेगा, 220 और प्लस 140 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 360। कितना हो जाएगा, 360, यही तो इसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर हमारा पहला ही सही हो जा रहा है। लेकिन हमें निकालना क्या है, ACB। तो ये पता हो गया ना, कोण ACB, तो लिख सकते हो कि कोण ACB की जो वैल्यू होगी वो कितना होगा, 110 अंश, 110 अंश। समझ गए ना बात को। तो यही इसका हो जाएगा कि समांतर चतुर्भुज 110 है तो ये भी 110 कहा जाए कि सामने की कोण बराबर, ये सब तो 110 और 180 में से 110 को घटा दिया जाए तो ये भी पता हो जाएगा। तो 180 में से जैसे हम 110 घटाएंगे, सॉरी 180 में से जैसे अगर उसको 70 लिया गया है तो 70 घटाएंगे तो 110 बनेगा, 70 दूना 140 और 220 कितना, 360। तो ये आपका था 7 नंबर क्वेश्चन। हम लोग आ जाएंगे 8 नंबर क्वेश्चन पे। क्या कहा गया है कि त्रिभुज ABC में कोण त्रिभुज ABC में बिंदु D और E क्रमशः भुजा AB और AC पर इस प्रकार है कि DE जो है वो BC के समांतर है। देखो ये त्रिभुज दे रखा है, ये त्रिभुज दे रखा है, मान लिया जाए ये A है, ये आपका B है और ये आपका C है। ठीक है, ABC त्रिभुज, इसमें कहा गया है बिंदु D और E, AB और AC, अर्थात AB और AC पर बिंदु कोई D और E है, और इस प्रकार है कि DE जो है वो समांतर है, DE जो है समांतर है BC के, DE जो समांतर है किसके, BC के। तो यदि AD अपान DB की जो वैल्यू है 1/2 है। अब देखो ये समांतर है तो समानुपातिक प्रमेय से हम लोग देखेंगे कि जो AD अपान DB में जो संबंध निकलेगा, यही तो AD अपान DB के बीच संबंध 1/2 है, तो ये भी AE अपान EC, इसमें भी संबंध कितना आना चाहिए, 1/2 का ही। कितना आना चाहिए, 1/2 का। तो हमें निकालना क्या है, EC निकालना है। क्या निकालना है, EC निकालना है। AE अपान EC में भी संबंध 1/2 का ही आना चाहिए, EC निकालना है। जबकि AC की जो वैल्यू है वो दे रखा है, किसकी वैल्यू दे रखा है, A और C की वैल्यू दे रखा है। तो AC बराबर, देखो ध्यान दीजिएगा, हमें AE देखो यहाँ पर AC की वैल्यू दे रखा है, कंफ्यूज ना होना, EC निकाल लेना है। चलो इसे ही निकाल लिया जाए हम लोग। AE अपान EC में जो संबंध आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 1/2, क्योंकि इसका जो संबंध है 1/2 है। और हम लोग समानुपातिक प्रमेय से पढ़ते हैं कि जो पहले भुजा में जो भी अनुपात होगा वही दूसरे वाले भुजा में होगा। तो AE, अब AE की वैल्यू हमें देखो, यहाँ AE की वैल्यू और AE EC के बीच में संबंध है, तो हमें वैल्यू जो पता है AC, क्या पता है, AC। तो AC की पता है, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो AE के, देखो यहाँ से अगर AC बराबर हम लोग निकाल लें, ध्यान दीजिएगा कंफ्यूज ना होना, यहाँ से देख लीजिए। तो AC की जो वैल्यू हो जाएगी वो AE प्लस क्या हो जाएगी, AC, यही तो हो जाएगी, AE और AC। अब हम लोग ध्यान दीजिएगा, AC बराबर क्या बनेगा, AE प्लस EC, AE प्लस EC। ठीक, अब हमें AC बराबर पता है, AC की वैल्यू पता है 27 और AE प्लस EC, तो AE प्लस AC बराबर हो गया, मान लीजिए यहाँ पर क्या हो गया, AE प्लस EC बराबर क्या हो गया, 27। अब यहाँ से अगर देखो किसकी वैल्यू निकालना है, उसके अकॉर्डिंग चलो, वैल्यू EC की निकालना है, अर्थात हमें EC की जरूरत है,
तो ए ई के जगह पे हम लोग क्या रख दें, ए ई बराबर यहाँ से निकाल लो, तो यहाँ से ए ई की जो वैल्यू निकालोगे, कंफ्यूज ना होना बहुत ध्यान से, तो ये हो जाएगा 1/2 ई सी। इसी से हम लोग तिरछा गुणा करा दिए। अब ए ई जहाँ है वहां पर हम लोग रख दें 1/2 ई सी, और प्लस ए भी ई सी ही था। ठीक, अब यहाँ से हम लोग निकाल लें 27, यहाँ क्या बनेगा ई सी अपान 2, तो हर बराबर करेंगे तो ई सी, तो ये है ही है, यहाँ हर बराबर करेंगे तो ये 2 ई सी हो जाएगा, और बटे कितना 2 ई सी और 1 ए सी, और यहाँ 2 से तिरछा गुणा करा दो तो 27 गुणा 2 हो गया, और ये क्या आ जाएगा ई सी, और तो ये हो जाएगा 3 ई सी। तो यहाँ से ई सी की जो वैल्यू निकाल लिया जाएगा, तो ये 27 गुणे 2 तो था ही, यहाँ 3 यहाँ आके डिवाइड कर देगा, इधर केवल क्या बचेगा ई सी, तो ई सी की जो वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो ये 3 एकम 3, 3 9 27, कितना आ जाएगा 9 दूनी 18, कितना आ जाएगा 9 दूनी 18। सभी भुजा सेंटीमीटर में थी तो ये भी सेंटीमीटर में ही कर दिया जाए क्योंकि सेंटीमीटर में दे रखा है। तो ठीक है, तो ई सी की जो वैल्यू आ जाएगी वो 18, तो 18 हमें विकल्प नंबर कहाँ बी में मिल रहा है। बहुत ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूज ना होना, इसके बीच में जो संबंध था वही इसके बीच में भी संबंध होगा। तो ए ई अपन ई सी बराबर 1/2, तो यहाँ से ए ई की वैल्यू निकाला गया, क्योंकि हमें अगर यहाँ से देखो ई सी निकालना था तो इसी वजह ए ई का मान निकाल लिया गया। इसी तरह अगर यहाँ से हमें ध्यान दीजिएगा कहीं ए ई निकालना होता तो हम इसको तिरछा गुणा करा के उसकी वैल्यू निकाल लेते ई सी की, तो ई सी की जगह ए ई रख देते, दोनों वैल्यू निकाली जा सकती थी। अब ये आपका आ गया, अब चाहो तो आप इससे भी निकाल सकते हो। ठीक है, यहां से देखो अब अगर कोई किसी को कह दिया जाए कि ए ई बताओ, तो यहाँ देखो ई सी के जगह आप लोग 18 रख दो, 27 में से 18 घटा दो, तो ए ई की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 9। कितना आ जाएगी 9। अब अगर 9 और बटा 18 करना हो तो 9/18, 9 अक्कम 9, 9 दूनी 18, यही तो कह रहा था ना कि 1/2 का अनुपात है तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा इसका था। आगे हम लोग देखेंगे 9 नंबर, कहा गया है किसी त्रिभुज के 2 कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। किसी त्रिभुज के 2 कोणों का जो योग है वो तीसरे कोण के बराबर है, यदि 2 कोणों का जो अंतर है वो 50 है, तो त्रिभुज के कोण क्या होंगे, त्रिभुज के कोण क्या होंगे। अब देखो त्रिभुज आप लोग जानते हो कि त्रिभुज जो होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 अंश होता है। कितना होता है 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो हम लोग ध्यान देंगे कि यहाँ देखो क्या दे रखा है कि किसी त्रिभुज के 2 कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। तो हम लोग लगाएंगे, इसको लगा के देखते हैं हम लोग ध्यान से। मान लिया जाए कि त्रिभुज का देखो कोण ए प्लस बी बराबर क्या है सी है, यही तो कहा है। किसी त्रिभुज के 2 कोण का योग तीसरे कोण के बराबर है। मान लिया जाए कोण ए प्लस बी बराबर क्या कोण सी, यही दे रखा है। और हम लोग को पता है ये कोण लगा लो चाहो तो इसे, कोण ए प्लस कोण बी बराबर कोण सी। हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 अंश होता है, अर्थात कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, इसकी वैल्यू क्या होती है 180 अंश। अब हमने क्या ज्ञात किया है कि कोण ए प्लस कोण बी बराबर कोण सी। अब यहां से कोण ए प्लस कोण बी की वैल्यू रख दो यहाँ पर, तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर क्या है कोण सी, अर्थात कोण सी प्लस कोण सी बराबर कितना 180 अंश। कोण सी और कोण सी कितना हो जाएगा 2 कोण सी बराबर 180 अंश। ठीक, यहाँ से कोण सी की जो वैल्यू निकाला जाए हम लोग, तो 180 बटे क्या हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा कितना 90, अर्थात आपका जो कोण सी है वो कितना आ गया 90। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब कोण सी बराबर 90 अर्थात कोण ए प्लस कोण बी की भी वैल्यू 90, कोण ए प्लस कोण बी की भी वैल्यू क्या हो जाएगी 90। अब कहा गया है कि देखो अब यहाँ कोण ए प्लस कोण बी की जो वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी 90, यही तो कोण सी के जगह पे हम लोग 90 रखेंगे। अब क्या कहा गया है कि यदि 2 कोणों का अंतर 50 है, 2 कोणों का अंतर अर्थात मान लिया जाए कि कोण ए माइनस कोण बी का जो अंतर है वो कितना है 50 है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के लगा सकते हो या सेकंड या कुछ भी वैसे लगा सकते हो। अब अगर ये दोनों कोणों को जोड़ लिया जाए तो देखो ये कोण बी और कोण बी से कोण बी क्या होगा कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस के साथ है माइनस है, और यहाँ कोण ए और कोण ए मिलाकर 2 कोण ए हो जाएगा। अभी 90 और 50 जब जोड़ दिया जाएगा तो ये हो जाएगा 140 अंश। तो यहाँ से कोण ए की जो वैल्यू निकलेगी वो 140 बटे क्या निकलेगी 2, 2 अक्कम 2, 2 सत्ते 14, यानी कि कोण ए की जो वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगी 70। अब कोण ए 70, कोण सी 90 आ ही गया है, हमें तीनों कोण ही निकालना था। अब कोण ए की जो वैल्यू चाहे यहाँ जो समीकरण मान लिया इसमें रख लो चाहे इसमें रख लो, किसी में भी रखोगे
कोण बी की वैल्यू निकल आएगी। यहाँ से एक कोण ए की वैल्यू रख दिया जाए तो ये क्या बनेगा 70 प्लस कोण बी बराबर कितना 90। तो कोण बी की जो वैल्यू हम लोग निकालेंगे वो 90 माइनस 70 हो जाएगा। 90 में से अगर 70 घटा दिया जाए तो ये 20 आ जाएगा। अब इसके तीनों कोण क्या बनेंगे, कोण एक 20 बनेगा, एक 70 बनेगा और एक 90 बनेगा। देखो ऑप्शन में कहीं है 20 70 90, 20 70 90 ये बना। ठीक है, इस तरह से कंफ्यूज ना होना, बहुत ध्यान से लगाना। ऐसे कई कोण इसमें पाओगे, सभी जिनके तीनों कोणों का योग 180 रहेगा। इसको भी देखा जाए तो 70 दूना 140 और 40 180। अब आप ये ना देखिएगा कि हाँ तीनों कोणों का योग 180 होता है और ये जो कोण दे रखे हैं इनकी वैल्यू भी, पहला भी 180 के बराबर, ये भी 180 के बराबर, ये भी 80। लेकिन ये जो क्वेश्चन के नियम को फॉलो करे अर्थात क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर हो, ठीक है वो। ठीक है, तो ये आपका था ये क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है कि त्रिभुज एबीसी में AB एवं AC के मध्य बिंदु D एवं E इस प्रकार है कि DE जो है वो DE जो है BC के समांतर है, जबकि BC की वैल्यू BC की जो वैल्यू है वो 8 सेंटीमीटर है। तब हमें DE का मान क्या होगा। देखो एक त्रिभुज दे रखा है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे कोई एक त्रिभुज है, मान लिया जाए ABCD एक त्रिभुज है। कहा गया है त्रिभुज ABC में AB और AC के मध्य बिंदु D एवं E, सेम वही सवाल, D एवं E इस प्रकार है कि DE जो है वो समांतर है। DE जो वो समांतर है, किसके समांतर है, BC के। और BC का जो मान है वो दे रखा है 8 सेंटीमीटर। तो हमें DE निकालना है। क्या निकालना है, DE निकालना है। देखो ये भुजा इसके समांतर है, अर्थात DE जो होगा यहाँ से निकाला जाए तो DE की जो वैल्यू हमें निकलेगी, DE बराबर हो जाएगा 1/2 BC, 1/2 BC। अब BC की जो वैल्यू है वो पता है, कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, रख देंगे। तो 2 अक्कम 2, 2 चौके 8, 4 और 1 का गुणा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अर्थात यहाँ से ये 8 है, ये क्या है, ये 8 है, तो ये कितना हो जाएगा 4, क्योंकि ये भुजा जो होती है इसका आधा होती है। ठीक है, इसकी जो माप होती है 1/आधा होती है, तो आधा कर दिया जाएगा तो ये 4 हमें विकल्प नंबर सी में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका सवाल नंबर 10। आ जाएंगी सब 11 पे। देखो इसमें तो कुछ नहीं है, पढ़ लेना है। ठीक है, थ्योरेटिकल है। क्या कहा गया कि सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। अब सभी समबाहु त्रिभुज हो तो ये क्या होते हैं। अब समबाहु त्रिभुज आप सभी जानते हो। समबाहु त्रिभुज कौन से त्रिभुज होते हैं। समबाहु त्रिभुज ऐसे त्रिभुज होते हैं कि जिनके सभी कोण क्या होते हैं, बराबर होती है और सभी भुजा भी बराबर होती है। तो देखो अब सभी समबाहु कहा गया है, अर्थात इस तरह से कोई 2 त्रिभुज ले लिया जाए, शेप पे अगर बना दिया जाए, ऐसे कोई एक त्रिभुज बना दिया गया, एक त्रिभुज ऐसे कोई बना दिया गया, और ये कहा गया ये समबाहु त्रिभुज है, अर्थात इनकी भुजा जो भी है, अगर इनकी भुजा मान लिया जाए अगर ये है तो ये भी कोण तो इनके भी हो गए, ये हो गए, ये हो गए। ठीक, इसकी भुजा भी है, ये भी और ये भी, तो कोण, लेकिन कोण तो 60 ही रहेगा ना। अब देखो समबाहु, पहला ही आपको ऑप्शन से देखा जाए समरूप दे रखा है। समरूप त्रिभुज का क्या नियम होता है। समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, इनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात हो वो बराबर हो और इनके कोण तो बराबर हो। कोण तो बराबर हो ही, लेकिन इनकी संगत भुजा का अनुपात भी बराबर हो, अर्थात इनका अनुपात यहाँ से निकाला जाए तो A/B बराबर, यहाँ पर भी A/B यही होना चाहिए, अर्थात इनके सभी भुजा के बीच का जो अनुपात निकले तो बराबर हो। तो इस तरह के जो त्रिभुज होते हैं उनके अनुपात बराबर हो, कोण बराबर हो, तो उनको हम लोग समरूप त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, समरूप त्रिभुज कहते हैं। तो सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ये जान लीजिएगा कि सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक, आगे देखेंगे कि दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। किसने कहा, अगर 2 समकोण त्रिभुज हैं तो उनकी संगत भुजा का जो अनुपात है वो समान रहता है। ये किसने कहा है, तो ये अपने थेल्स साहब ने कहा था। किसने कहा था, थेल्स ने कहा था। ये चीजें आप याद रखिएगा कि ये चीजें थेल्स ने कहा था। आगे देखेंगे कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 12 सेंटीमीटर हो तो इसकी ऊंचाई होगी,
अब देखो समबाहु त्रिभुज कहा गया है कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई होगी। अब देखो समबाहु त्रिभुज है कभी समकोण में भी बनता है, समकोण त्रिभुज भी समकोण त्रिभुज तो नहीं होगा, एक समबाहु त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज नहीं कभी संभव होगा। आगे हम लोग देखेंगे, हम लोग बनाएंगे यहां पर एक त्रिभुज बनाएंगे। ये समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। अभी जो आपने बनाया है समबाहु त्रिभुज है। ये मान लिया जाए भुजा ए है, ये इसकी बी है और ये सी है। अब अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो इनकी सभी भुजा क्या होगी? बराबर हो जाएगी, इनके कोण भी बराबर हो जाएंगे, यही तो। अब यहाँ देखिएगा एक चीज यहाँ पूछा क्या गया है वो देना है आंसर। पूछा गया है कि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की एक भुजा 12 सेंटीमीटर, तो इसकी ऊंचाई ध्यान दीजिएगा, यहाँ भुजा क्लियर है, हमने ए जो माना है ये नहीं मानना है। हमें जब भुजा पता है तो हमें ए नहीं मानना है। ध्यान दीजिएगा, जब भुजा पता है तो भुजा रख लेंगे। इसकी भुजा दे रखी है, भुजा दे रखी है। भुजा कितना दे रखी है? 12 सेंटीमीटर। ये 12 सेंटीमीटर है तो ये भी 12 हो जाएगी और ये भी 12 हो जाएगी। ठीक, ये भुजा दे रखा है। अब हमें इसकी ऊंचाई निकालना है। देखो अभी तो त्रिभुज जो दिख रहा है इसमें तो कोई ऊंचाई दिख नहीं रही है, तो ऊंचाई नहीं दिख रही है तो ऊंचाई कहाँ है? इसको खोजेंगे हम लोग ना, उसी ऊंचाई को हम लोग को निकाल लेना है। अर्थात यहाँ जो ए से बीसी भुजा के मध्य बिंदु पर हम लंब डाल देंगे, इससे कोण ए से। अब ये जब डाल दिया गया, ये मान लिया जाए जो डाल दिया गया ये डी है जहां पर ये, अब ये जब हो गया तो यहाँ तो कोण को तो डिवाइड ही कर दिया है, 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। ये लंब है तो ये तो 90 बनाएगा। क्या बनाएगा यहाँ पर? ये 90 बना लेगा ना, क्योंकि किसके है? बीसी पर लंब है। अब ये इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो एडी जो है वो लंब हो जाएगा किस पे? बीसी पे। अब जैसे एडी लंब हो जाएगा बीसी पे, ठीक है, तो एक समकोण बन गया। अब समकोण जैसे बन गया तो आप सभी को याद आ गया होगा पाइथागोरस प्रमेय। अब हम लोग इसी नियम से हमें यही एडी जो खींचे हैं, एडी की ही लंबाई ज्ञात करना है और एडी ही हमारी क्या है? ऊंचाई है। एडी ही हमारी ऊंचाई है, इसी ऊंचाई को हमें ज्ञात करना है। तो अब हम लोग लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय का नियम। क्या लगा देंगे? पाइथागोरस प्रमेय का नियम लगा देंगे। यहाँ ऐसे लिख देंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय? कहता है कि कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। अब कर्ण यहाँ अगर देखा जाए, कोई एक त्रिभुज ले लो, हम त्रिभुज चाहे ये ले लो वही निकलेगा, ये ले लोगे तो वही निकलेगा, दोनों में एक ही निकलेगा, तो त्रिभुज एक ही ले लिया जाए। किसी त्रिभुज हम एडीसी में देख ले, किसमें देख ले? त्रिभुज एडीसी में। किसमें देख ले? त्रिभुज एडीसी देख लें कि एडीबी देख लें, चलो जो भी देखना है, एडीसी कहाँ है तो एडीसी ही देख ले रहे हैं, एडीसी में। अब त्रिभुज एडीसी में अगर देखा जाए तो कोण जो 90 बन रहा है ये, तो इसके सामने की भुजा ही कर्ण होगी, तो ये एसी हमारी कर्ण हो जाएगी एडीसी में। एसी स्क्वायर बराबर क्या बनेगा? एडी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर, यही तो बनेगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां से इस वैल्यू को रख के हल कर लेना है, बाकी कुछ नहीं करना है। एसी की जो वैल्यू है वो कितना है? 12 का स्क्वायर। ठीक, एडी कितना है हमारा? नहीं पता है, इसी एडी के लिए तो सब किया जा रहा है, तो हम लोग एडी के लिए ही तो सब कुछ कर रहे हैं। डीसी क्या है? ध्यान दीजिएगा, जब ये पूरा भुजा कितना है? 12 सेंटीमीटर है और ये इसका मध्य बिंदु डी है, तो मध्य बिंदु यानी कि बीच में, तो ये 12 को क्या करेगा? डिवाइड कर देगा, तो ये 6 इधर हो जाएगा, 6 इधर, अर्थात आपका जो डीसी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर। अब 12 का स्क्वायर सभी को पता होगा, नहीं पता है तो 2 से 20 तक तो स्क्वायर कम से कम याद ही कर लीजिए। 12 का स्क्वायर कितना? 144 और 6 का स्क्वायर कितना? 36। ठीक, तो यहां से हम लोग एडी निकालें तो ये देखो 144, 36 इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, इधर एडी स्क्वायर बचेगा। 36 घटा दिया जाए, एडी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा? 144 में से 36 निकल जाएगा तो 108 बचेगा। तो एडी की जो वैल्यू होगी वो स्क्वायर रूट 108 होगा। क्या होगा? स्क्वायर रूट 108। अब 108 का अगर फैक्टर किया जाए तो 36, देखो अभी 36 आया था,
36 का मल्टीप्लाई कितने में किया, 3 में कर दिया जाए तो 6 3 18 108 हो जाएगा ना। अर्थात इसका अगर हम लोग फैक्टर करें तो क्या मिलेगा हमें, 6 गुणे 6 गुणा 3, 2 का पेयर बनना है, 1 6 बाहर हो जाएगा, √3 बच जाएगा। अर्थात इसका जो आंसर आपको मिलेगा वो बनेगा 6√3। सभी सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में ही लिख दीजिए। इसकी जो ऊंचाई बनेगी वो 6√3 सेंटीमीटर बनेगी, इसके लंब की जो ऊंचाई होगी। ठीक, तो 6√3 अर्थात ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। आगे कहा गया है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं में अनुपात 3:4 हो तो उनके परिमाप, अब देखो जो संगत भुजा का अनुपात है तो उनके परिमाप में पूछा गया। परिमाप का मतलब होता है उनकी सारी भुजाओं की माप, तो उनको भी जोड़ लिया जाएगा तो उनके बीच भी वही अनुपात निकलेगा। ठीक है, समझ लीजिएगा। अगर कोई ये है समरूप त्रिभुज है, एक ऐसे बना है, एक ऐसे बना है, ये 2 है, ये 4 है, मान लिया जाए 3 है, ये 6 है, ये 4 है और ये 8 है। ठीक है, अब इनका रेशियो देखा जाए तो 2/4 तो 1/2 हो जाएगा, इसका भी 1/2, इसका भी 1/2। लेकिन इनके क्या कहा गया है कि इनके परिमाप में, परिमाप का मतलब होता है जोड़ना, जोड़ लिया जाए तो 2 3 5 4 ये 9 हो जाएगा। इसको जोड़ा जाए 6 4 10 और 8 कितना हो जाएगा 18। इनका जो अनुपात निकाला जाए तो कितना 9 कम 9 9 दूनी 18, ये भी तो आया 1/2 ना, जिससे इनके, तो अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि अगर उनके किसी एक भुजा में जो भी अनुपात होगा वही उनके जोड़ में भी होगा, अर्थात उनके परिमापों में भी वही अनुपात होगा। तो इसमें कुछ नहीं, जो अनुपात है 3:4 वही उसके परिमाप में होगा। आंसर में कुछ नहीं करना है, सिंपल से केवल ध्यान रखना है कि उनके भुजाओं के बीच जो अनुपात होगा वही उनके परिमापों के बीच भी होगा। ठीक, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। आज का क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे कि त्रिभुज DEF तथा PQR में दो त्रिभुज हैं, एक DEF तथा PQR में कोण D बराबर कोण Q। कोई दो त्रिभुज है, ये D है, ये E है, ये F है, ये P है, ये Q है और ये क्या है R है। इसमें क्या दिया गया है, D जो है वो बराबर है Q के, कोण D जो है वो बराबर कोण Q के है। और क्या दे रखा है, कोण R बराबर है, कोण R बराबर है कोण E के, ये कोण R बराबर कोण E। तो बचा हुआ जो होगा कोण क्या, कोण P बचा है और कोण F बचा है, तो कोण P बराबर कोण क्या हो जाएगा, कोण F। तो यही कहीं हो गया, कोण F बराबर कोण P है, पहला ही है, दोनों कह सकते हो ना, कोण P बराबर कोण F या कोण F बराबर कोण P। तो यही, अगर कोई दो त्रिभुज है उनके दो कोण बराबर तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180। पाइथागोरस प्रमेय का संबंध किससे है, पाइथागोरस का हम संबंध किससे लगाते हैं, समकोण त्रिभुज में ही तो लगाते हैं, बस बाकी कुछ नहीं करना है, इसमें केवल यही पढ़ लेना है कि पाइथागोरस प्रमेय का संबंध किससे है, समकोण त्रिभुज से है। आगे हम लोग देखेंगे, यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का आधार B हो और बराबर भुजा A हो तो उसका क्षेत्रफल होगा। बहुत अच्छा सा सवाल है। कोई एक समद्विबाहु है, समबाहु नहीं समद्विबाहु है, तो समद्विबाहु त्रिभुज एक दे रखा है, ध्यान दीजिएगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है ये ठीक, ध्यान से देखिएगा। कहा गया है एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार B, आधार इसका B है और इनके बराबर भुजा A है, तो उसका क्षेत्रफल होगा। अब देखो यहां हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो समद्विबाहु का डायरेक्ट क्षेत्रफल तो कैसे निकाला जाता है, तो पहले इसमें देखो हम लोग समद्विबाहु से क्षेत्रफल तो होता नहीं, इसका हम लोग समकोण बना लेंगे। क्या बना लेंगे, समकोण बना लेंगे। तो समकोण बना लिया जाए, मान लिया जाए कि ये भुजा A है, ये B है, ये C है, इससे इस पे लंब डाल दिया जाए। अब होता है समद्विबाहु, अभी फार्मूला बताया, समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो ऊंचाई तो अभी इसमें पता नहीं थी ना, तो समकोण बनाएंगे तभी ऊंचाई निकलेगी, कंफ्यूज ना होना, क्योंकि ये भी दे रखा होगा, ऊंचाई हम लोग निकालेंगे तभी तो पता लगेगी। अब जैसे हम लोग जिसको लंब डाल दिए, तो ये लंब डाल दिया गया, मान लिया जाए इसको, ये मान लिया जाए D है, ये भुजा की माप पूरी B है। अब B है
तो इसके आधे यानी कि बी डी की वैल्यू अगर निकालना हो तो ये इसके आधे b/2 हो जाएगी और ये भी b/2 हो जाएगी, कंफ्यूज ना होना। ठीक, अब हम लोग यहाँ से निकाल लें AD की वैल्यू। तो AD की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। क्या निकाल दें? पाइथागोरस प्रमेय। जैसे AD² यहाँ से देखो तो पाइथागोरस प्रमेय हम लोग त्रिभुज से देख लें, ADB से ही ले लें। त्रिभुज ADB में जैसे देखेंगे तो ये हमारा बनेगा AB² बराबर AD² प्लस BD², यही तो बनेगा, यही तो बना AD², ये AB² प्लस बराबर AD² प्लस BD²। AB की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है? A है, ये A का स्क्वायर हो जाएगा। AD की वैल्यू हमें नहीं पता, यही हमें याद करना है। BD आपका क्या है? b/2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहां से AD निकाला जाए तो AD यहां से ध्यान दीजिएगा, AD यहां से निकाल लिया जाए, यहां से AD निकाल लिया जाए तो AD² बराबर देखो क्या बनेगा, AD² बराबर A का स्क्वायर A², और ये देखो यहाँ b/2 है तो b स्क्वायर करेंगे b² AD, सॉरी ध्यान दीजिएगा, जब हम AD² निकाले तो इसको पक्षांतर कर दो, उधर पक्षांतर कर लो एक साथ में, तो A² क्या हो जाएगा? उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, b² और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा। तो यहाँ से AD² की जो वैल्यू आएगी वो आपकी देखा जाए तो हर बराबर किया जाए तो 4A² माइनस b²/4। तो AD बराबर क्या हो जाएगा? AD बराबर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ स्क्वायर रूट लग जाएगा, बस यहाँ क्या लग जाएगा? स्क्वायर रूट। इसकी स्क्वायर रूट की वैल्यू जब निकालेंगे तो ऊपर का तो होगा नहीं, तो ये 4A² माइनस b², ये स्क्वायर रूट में रहेगा, लेकिन 4 का स्क्वायर रूट वैल्यू क्या होगा? 2 हो जाएगा। ये बनेगा AD की वैल्यू। अब हमें AD निकल आया, अब हमें इसका क्या निकाल लेना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल, ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका, यहाँ पे देख ले रहे हैं हम लोग, लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। तो देखो 1/2 आधार आपका क्या है? आधार कितना था आपका? b। आधार क्या है? पूरा लेंगे, ये नहीं कि आधा लेंगे। तो आधार यानी कि BC है, तो BC की जो वैल्यू है वो b है, अर्थात चाहो तो ऐसे लिख लो BC 1/2 BC गुणे AD। तो 1/2 BC की वैल्यू b है और AD की वैल्यू हम लोग अभी निकाल लिए हैं। कितना निकाले हैं? √4A² माइनस b²/2। तो यही आपका आंसर आ जाना चाहिए। अब ये देखा जाए तो यही आंसर हो गया आपका। इसको अगर लिखना है तो क्या बनेगा आपका? 1/2 2 में गुणा करेगा तो ये तो बनेगा b ब्रैकेट में √4A² माइनस b² और बट्टे 2 दूनी कितना? 2 और 2 हर का गुणा हर में 4 हो जाएगा। अब यही ऑप्शन में कहीं मिल रहा होगा 4A² माइनस b इंटू 4A² माइनस 4b। यहाँ पे 4 नहीं होगा, यही ऑप्शन के अकॉर्डिंग यही बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे b नहीं होगा, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन यही बनना चाहिए। ये b/2 है। आपको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय जब हम लगाएंगे AB² प्लस AD², AD की जो वैल्यू है वो क्या बनेगी? यही निकाल लेना है। AD² बने पर A² और ये b/2। ठीक, तो 4A माइनस b², यही बनेगा। ठीक है, तो आंसर ये होगा, सही आंसर क्या होगा? सही आंसर आपका ये होगा b इंटू 4A² माइनस b²/4, ये आंसर होगा। ऑप्शन ये मिल रहा है लेकिन यहाँ 4 दे रखा है, 4 नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन छोड़िए, इसको जान लीजिएगा आंसर आपका ये होगा। आगे देखिएगा कि एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में कोण C बराबर 90, तो AB की लंबाई होगी। देखो क्या कहा गया? समकोण भी है और समद्विबाहु भी है, समकोण भी है समद्विबाहु भी है, तो AB की लंबाई ज्ञात कीजिए।
और कोण सी की जो वैल्यू है वो 90 दे रखा है। चलो हम लोग नए पेज पर देख ले रहे हैं। देखो क्या कहा है कि त्रिभुज जो है हमारा समकोण भी है और समद्विबाहु भी है। एक कोई त्रिभुज ऐसे है, ठीक, कहा गया है कि समकोण भी है, अर्थात यहाँ सी जो है इसका समकोण है, ये ए हो जाएगा और ये आपका बी हो जाएगा, इस और समद्विबाहु है, ये आपका सी है, 90 अंश है। अब देखो समद्विबाहु होगा तो कर्ण तो किसी भुजा के बराबर हो नहीं सकता, ये भुजा तो बड़ी हो जाएगी, अर्थात ये भुजा एक दूसरे के क्या होगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो हमें यही वैल्यू निकाल लेना है, यही वैल्यू हमें निकालना है इसमें ये। ठीक है, तो यही निकाल लेना है कि ये दोनों भुजा एक दूसरे के बराबर होगी। ये लिखो चाहे ना लिखो, इसको आप ना लिखो, अभी हम लिखते हैं कैसे लिखना है, ध्यान देंगे। चलो अब ये हुआ तो आपका ये तो आपका हो गया, ध्यान दीजिएगा, कर्ण हो गया, ये आपका लंब हो गया और ये आपका आधार हो गया। ये कहा गया है समद्विबाहु त्रिभुज है। इसके अकॉर्डिंग अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये समद्विबाहु, तो समद्विबाहु त्रिभुज का नियम होता है ऐसे त्रिभुज जिनकी दो भुजा क्या हो, बराबर हो, उन्हें हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये कर्ण तो बराबर होगा नहीं, अर्थात इसके अकॉर्डिंग AC जो होगा वो बराबर हो जाएगा किसके, BC के। ये ऑप्शन चीज आपको याद रखना है बस, AC बराबर BC होगा, AC बराबर BC होगा तभी ये समद्विबाहु होगा। ठीक, अब हम लोग यहीं पर पाइथागोरस लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक, प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय हमारा कहता है कि कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, कर्ण हमारा क्या है, AB है, तो इसको हम करेंगे AB का स्क्वायर, लंब हमारा क्या है, AC है, ठीक है, तो AC स्क्वायर हो जाएगा, आधार हमारा BC है। ठीक, अब यही चीज है, अब हमें यही निकाल लेना है, तो AB निकाल लेना है। अब AB की वैल्यू देखो निकालना है। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या देखें, AC बराबर BC है, तो चाहे AC देखो, ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन बी में BC के फॉर्म में आंसर आ रहा है, AC के फॉर्म में। अब ऑप्शन में देखो दोनों आंसर हो सकता है, BC और AC, लेकिन BC नहीं आ रहा है, AC के फॉर्म में आ रहा है, अर्थात हम लोग BC की जगह AC रख देंगे। BC बराबर क्या रख देंगे, AC, तो AC स्क्वायर तो पहले ही है, BC की जगह AC रखेंगे तो ये भी AC स्क्वायर ही हो जाएगा। ठीक, अब AC स्क्वायर और AC स्क्वायर यानी कि 2AC स्क्वायर, अब ये 2AC स्क्वायर ये किसकी वैल्यू है, AB स्क्वायर की, किसकी है, AB स्क्वायर बराबर 2AC, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, जैसे AB की वैल्यू हम लोग लगाएंगे, निकालेंगे, तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा, यहाँ स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो ये तो वर्ग में है, दो देखो ये क्या होगा, √2 का तो वर्ग कर नहीं सकते, √2 ही हो जाएगा, लेकिन AC स्क्वायर है तो एक AC, इसको क्या लिखेंगे, AC गुणे AC, तो AC का पेयर बच जाएगा, तो AC √2AC हो जाएगी इसकी जो कर्ण वाली भुजा है, कर्ण यानी कि इसका क्या बनेगा, √2AC। तो यही था इसमें पूछा गया था कि इस कर्ण क्या होगी, तो √2AC ऑप्शन नंबर कहाँ है, C में है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई क्लास में मिलेंगे नए दिन पर।